ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। आज चैप्टर 4 की थियरी करेंगे। चैप्टर 4 टाइम सीरीज 12 मार्क्स में टोटल वो लोग पूछते हैं। इसमें थियरी सबसे पहले मोस्ट टाइम पे क्या है, दैट इज मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज? 1 मार्क में हर बार आता है। द स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। ओके, सो ये 1 मार्क में हर बार आता है। एक स्पेसिफिक इंटरवल में आप कलेक्ट करोगे और उसको आप अरेंज करोगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। दूसरे टाइम सीरीज का मीनिंग ये भी आप लिख सकते हो, द डेटा रिगार्डिंग चेंजेस इन द वैल्यू चेंजेस इन अ वेरिएबल एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आर शोन इन द टाइम सीरीज। जो भी डेटा है जो चेंजेस हो रहा है वो टाइम वाइज शो करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। उसके बाद आईएमपी में इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, उसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले इट शोज द डायरेक्शन एंड पैटर्न। तो हमें पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन और पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है फ्रॉम द पास्ट डेटा। फिर दूसरा कि भाई फ्यूचर में वो क्या हो सकता है, तो वी कैन एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में वेरिएशन क्या होगा। तीसरा, हम लोग इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, कि भाई फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक अ इम्पोर्टेंट डिसीजन। एंड द लास्ट, वी कैन डू अ कंपेरेटिव स्टडी। 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। फिर डेफिनेशन, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन कंसिडर करते हैं, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। अगर आपको डेफिनेशन आए तो आपको ये लिखना है, और मीनिंग आए तो लास्ट पेज पे अभी हमने देखा वो लिखना है। सो डेफिनेशन एंड मीनिंग, कॉन्सेप्ट। फिर ये सारे यूजेस ऑफ टाइम सीरीज है। तो टाइम सीरीज से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो सबसे पहले तो हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो टाइम सीरीज का एनालिसिस 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो हमें पता चलेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड दूसरा क्या, उसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे कि किसकी क्या इम्पैक्ट है। सारे फैक्टर्स की सेम इम्पैक्ट नहीं होती, अलग अलग फैक्टर्स की अलग इम्पैक्ट होती है। सो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। एंड एनालिसिस से हमें पता क्या चलेगा कि भाई पास्ट सिचुएशन क्या थी, उसका क्या इम्पैक्ट था, और फ्यूचर में हम लोग क्या एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन एंड एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। एक कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जो भी ऊपर आया वही, एंड प्लस हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। सो ये था उसका एडवांटेजेस ऑफ टाइम सीरीज। फिर कंपोनेंट्स, मोस्ट टाइम भी थियरी के पोर्शन के लिए कंपोनेंट्स मोस्ट टाइम भी है। इसमें सबसे पहला है दैट इज अ लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म में ये कितना चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बराबर। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये कितना चेंज हुआ, ये इस कंपोनेंट से पता चलता है लॉन्ग टर्म में, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म। जैसे लिटरेसी रेट होगी तो वो लॉन्ग टर्म में चेंज होगी, शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होगी। ओके, सो ये लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट। ओके, सो अभी हमने जो लिटरेसी रेट देखा, सो वो बेसिकली 60 to 70 ईयर्स लगा इंडिया को वो चेंज होने में। उसका जो भी ट्रेंड है उसको सेट होने में 60 to 70 ईयर्स लगता है। सो जितने भी फैक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म पीरियड में चेंज होते हैं, तो वो इसमें आता है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट में। जैसे लॉन्ग टाइम का मतलब वो अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स। जैसे 10 से 15 साल एक ट्रेंड होता है एग्रीकल्चर में, जो चेंज होता रहता है 10 से 15 साल। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मेनी ईयर्स
एग्रीकल्चर फील्ड में चेंजेस होता है तो 10 से 15 साल, बट अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो वो विद इन 4 to 5 years हो सकता है. ओके, 4 to 5 years इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यस सॉरी, 4 to 5 years इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो इंडस्ट्रीज में होता है. ओके, सो यहाँ पे ये ट्रेंड में आपको कंटिन्यूस इंक्रीज या फिर कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिलेगा. जैसे लिटरेसी रेट है तो वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, एंड डेथ रेट है वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है. तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? दैट इज टी फॉर ट्रेंड और स्मॉल टी फॉर टाइम. इसमें जो भी अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन करना है, वो मोस्ट टाइम पे है. दूसरा सीजनल, नाम से ही पता चलता है जो सीजनल हो, जो सीजन वाइज हो, कि जिसमें जब सीजन आएगा तब उसकी डिमांड बढ़ेगी. ओके, सो सीजनल कंपोनेंट, तो उसमें इट इज बेस्ड ऑन द सीजन. ओके, तो इसमें जो चेंजेस होता है विच इज लेस देन अ ईयर, जैसे सीजन हर बार आता है. ओके, तो सीजनल कंपोनेंट होता है, उसमें दो चीज़ें होती है, दैट इज अ नेचुरल फैक्टर और मैन मेड. तो जो भी सीजनल नेचुरल होती है वो हर बार आती है और हर साल आता है. सो दैट्स वाई इसका जो भी चेंज होगा वो लेस देन 1 year होगा, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लेस देन 1 year होगा. ओके, सो इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर, तो उसमें यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है तो उसको हम लोग सीजन फ्लक्चुएशन बोलते हैं या फिर वेदर फ्लक्चुएशन बोलते हैं. ओके, एंड मैनमेड का मतलब क्या कि भाई जो सोसाइटी में जो भी चल रहा है, जो भी इवेंट होती है, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है, तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ मैनमेड फैक्टर. ओके, जिसमें आता है उत्तरायण, फिर मैरिज सीजन आती है, या फिर होली, दिवाली. सो ये सारी चीज़ें मैनमेड आता है और उसकी वजह से जो डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड द सीजनल कंपोनेंट. ओके, जिसको हम लोग करेंगे ST से. ये जनरली रेगुलर वेरिएशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. इसका वेरिएशन रेगुलर होता है, अभी सीजन आएगा तब डिमांड इंक्रीज होगी, फिर सीजन गई तो डिमांड डिक्रीज, फिर से डिमांड इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे रेगुलर इंटरवल होता रहेगा. नेक्स्ट इज अ साइक्लिकल कंपोनेंट. नाम से ही पता चलता है कोई एक साइकिल होगा कि जिसमें चेंजेस आएंगे साइकिल वाइज. साइकिल वाइज मतलब क्या कि भाई इकोनॉमिक्स में एक साइकिल होती है, दैट इज डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रिसेशन. ये जो एक साइकिल है, ये साइकिल 4 स्टेज से गुजरती है, और ये 4 स्टेज से जो साइकिल गुजरे उसमें जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग साइक्लिकल कंपोनेंट बोलते हैं. उसमें 2 से 10 साल भी हो सकते हैं, या फिर इन सर्टेन सिचुएशन ये 10 से 15 साल भी हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया ही है, और जो स्टेजेस है वो आपको उसके नाम लिखने हैं, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इट विल बी डिनोटेड बाय द CT. यस, ये रेगुलर होगा लेकिन इसके जैसा नहीं, सीजनल जैसा रेगुलर नहीं होगा, इसका थोड़ा लेस रेगुलर होगा एज कंपेयर टू सीजनल. ओके, सो ये आपका CT हो गया. एंड लास्ट रैंडम, जो कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सडन और अनप्रेडिक्टेबल कॉजेज, जिसकी वजह से जो चेंजेस आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल कंपोनेंट. जैसे कोविड या फिर वॉर या फिर कुछ भी फ्लड आ गया, सो वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल, रैंडम कंपोनेंट, जिसको हम लोग RT से डिनोट करेंगे. ये जो इवेंट है वो कहीं पे भी नहीं आएगा, ऊपर की जो भी इवेंट, जो भी हमने कंपोनेंट देखे, वो कहीं पे भी ये इवेंट कंसिडर नहीं होगा. जैसे वॉर हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो ये सब कुछ रैंडम वेरिएबल में आएगा. और सबको हम लोग मिला दे, सबका हम लोग ऐड कर दे, तो वो एडिटिव मॉडल हो जाएगा ऑफ द टाइम सीरीज, दैट इज YT इज इक्वल टू TT प्लस ST प्लस CT प्लस RT. सो दैट इज अ मोस्ट टाइम भी फॉर 1 mark और 2 mark. मोस्टली 1 mark में आता है कि भाई राइट द एडिटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज. तो आपको ये लिखना है और नीचे उसके नाम लिखने हैं. ओके, मोस्ट टाइम भी इस साल भी शायद वो ये आ सकता है. तो ये था अपना कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज. फिर क्या आता है, अलग अलग मेथड है, जिसमें ग्राफिकल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, उसके
एडवांटेज लिमिटेशन हम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एज सच मोस्ट टाइम भी नहीं है, बट हाँ एक बार उसको कंसिडर कर देना है। एडवांटेजेस लिमिटेशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसके भी एडवांटेजेस लिमिटेशन, जिसमें आपको फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला के बेस पे वो होता है। एंड लास्ट जो मेथड है दैट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में एक जो उसका एडवांटेज है उसमें से एमसीक्यू वो लोग पूछते हैं। देखो ये, द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेज एंड द ट्रेंड ऑफ द सीरीज इज ऑब्टेन्ड। ओके, जैसे ये एमसीक्यू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग इज ट्रेंड टू बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन। रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन तो वो किस में होता है, तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, बराबर। तो उसके बेस के ऊपर ये एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू कई बार आ गया है। ओके, यहाँ पे हमने जो भी अंडरलाइन किया वो। सो ये था हमारा चैप्टर 4, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट थियरी मोस्टली सब कुछ आ गया। उसके अलावा जो भी उसको आपको एक बार गो थ्रू करना है। और मैं हर बार बोलता हूँ एमसीक्यू और वीएसक्यू पूरे सब कुछ सारे हमें कर देना है, बराबर। तो फिर 30 मार्क्स का पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। ओके, और इसके साथ उसकी नोट्स भी मैंने अटैच की है, तो पूरे पार्ट 1 की नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको प्रिंट आउट करवा के फिर उसमें आप फॉर्मूलाज और सब कुछ आ गया तो वही करो, तो मोस्टली उसमें से ही सारी थियरीज उसमें से ही आएगी। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सेकेंड पार्ट का अलग अलग चैप्टर्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।